नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। इसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे जीएस। इसमें जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलो देखते हैं। भौतिक विज्ञान से शुरू करते हैं। किससे? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से। तो फिजिक्स से किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। पहला प्रश्न है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? डी ब्रोगली। तो पहला का प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ए। पहले का क्या हो जाएगा? ए, डी ब्रोगली। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग, वेबर। तो क्या है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। दूसरे का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न ये PYQ कराने का मतलब एक ये और है कि इससे आपकी समझ विकसित होगी कि पुलिस में, यूपी पुलिस में या UPSI में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके के प्रश्न आएंगे, उस हिसाब से फिर आप तैयारी करोगे। अगला प्रश्न है कि एम्पियर मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का या विद्युत धारा का? तो एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें मात्रक भी पूछे जाते हैं। इसमें तो 2-4 पूछे गए होंगे, लेकिन मात्रक कई हैं, तो आप उन्हें एक बार बुकलेट से देख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेबामीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर। तो द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है? पिक्नोमीटर से। किससे मापा जाता है? पिक्नोमीटर से। द्रवों का घनत्व मापने का पैमाना क्या है? पिक्नोमीटर। इसकी व्याख्या देखेंगे। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुवेग। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। पिक्नोमीटर से द्रव घनत्व। और बेबामीटर से मिट्टी का यांत्रिक गुण मापा जाता है। मिट्टी का यांत्रिक गुण। इन्हें आप लिख सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो, लिख सकते हो। प्रश्न 5 है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? विमा से भी प्रश्न पूछता है, इक्का दुक्का आता है, लेकिन ठीक है, मात्रक इंपॉर्टेंट है। और मीटर, कौन सा मीटर क्या मापता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से। हम लोग अभी सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं जीव विज्ञान से। तो शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? M1L2 T-3। तो क्या हो जाएगा? 5वें का बी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? बी। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन और समय का समय हो जाएगा। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस से? उभयतल लेंस, बेलनाकार, उत्तल या अवतल? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेलनाकार लेंस से। दृष्टि वैषम्य को याद रखेंगे बेलनाकार लेंस से। अगला प्रश्न है, फ्रैंक विक्टर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विक्टर, जेट इंजन का। किसका? जेट इंजन का। तो 7 का क्या हो जाएगा? डी। 7 का क्या हो जाएगा? डी, फ्रैंक विक्टर जेट इंजन। फ्रैंक विक्टर जेट इंजन। तो कुछ आविष्कार भी पूछे जाते हैं। कौन सा आविष्कार किसने किया था? 1-2 प्रश्न इससे भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, बाइकोफल या सादा दर्पण? तो ENT। ई मतलब ईयर, N मतलब नोज और T मतलब टीथ, है ना। ENT जो ये डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। और जो आपकी गाड़ी में हेडलाइट होती हैं उसमें भी कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। कौन सा यूज होता है? अवतल दर्पण। लेकिन जो गाड़ियों में साइड मिरर लगे होते हैं, साइड मिरर, जो वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण। गाड़ियों में साइड मिरर, ये पूछा गया है कई बार। गाड़ियों में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें यूज होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। और हेडलाइट में अवतल।
इसकी व्याख्या देखेंगे। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में पूछेगा तो उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जगदीश चंद्र बोस ने, होमी जहांगीर भाभा ने, सीवी रमन ने या विक्रम साराभाई ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। क्या हो जाएगा? सीवी रमन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई है। किसकी? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 या 15, ठीक, 15 मीटर। ये वैल्यू पूछ लेता है, एक प्रकाश बराबर कितनी वैल्यू है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो कौन थे वो? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? सी। बी हो जाएगा बी। जल का क्वथनांक कितना? 99.94, ठीक है, सेंटीग्रेड में। केल्विन में पूछेगा तो 373 और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 211.95। अब 95 मतलब 12 ही मान लो, तो 212 दिया है उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? हवा का बल और वेग। तो एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा का बल और वेग। तो इसका क्या हो जाएगा? 13 का डी। 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मापक यंत्र और उसकी राशि देखेंगे। स्पीडोमीटर वाहनों के वेग को मापता है। लैक्टोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर इंपॉर्टेंट है। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में क्या होता है? लैक्टोज। थर्मामीटर क्या मापता है? ताप को। और एनीमोमीटर क्या मापता है? पवन वेग को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या सेरामिक? तो क्या होता है? कॉपर। कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। का है? कॉपर। चालक चांदी भी अच्छा होता है, लेकिन चांदी महंगी होती है, इसलिए कॉपर ही है। थोड़ी व्याख्या देखेंगे। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा, ठीक है, तांबा। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती। कॉपर तांबा एक ही बात है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? तो क्या था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस यान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को, इतना याद रखना है। और प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। और कहाँ से भेजा गया था? सोवियत संघ, रूस। अगला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? जो ध्वनि को मापती है वो इकाई कौन सी है? डेसिबल। कौन सी है? डेसिबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिबल। दूरी मापने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। कौन सी है? प्रकाश वर्ष। जो भी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल या यूपीएसआई में आया हुआ है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। तो क्या हो जाएगा? 17 का बी। 17 का क्या होगा? बी।
रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी गैस भरी जाती है रेफ्रिजरेटर में? तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया गैस होती है रेफ्रिजरेटर में। किसमें? अमोनिया गैस होती है रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी, यह वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप सुबह बताया था सीएनजी का, हैंड रिटन नोट्स वाली क्लास में। अभी है एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी, विस्तारित रूप क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। 19 का क्या हो जाएगा? सी। 19 का क्या हो जाएगा? बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिससे ये पता चलता है कि वजन जो है वो लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वजन किलोग्राम में अपॉन लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई मीटर में। तो इसका हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, देख लो, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। बीएमआई बराबर है वजन किलोग्राम में लंबाई स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये देख लो, बाई चांस आ जाए पेपर में। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किस का एक उदाहरण है? किस तरीके का उदाहरण है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, आंशिक रूप में न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, गति का प्रथम नियम या गति का द्वितीय नियम। तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जब तक उसे हटाया नहीं गया। इसकी व्याख्या देखेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल आरोपित न किया जाए। अतः स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष तक पड़ी रही, हटाया नहीं गया, तो कौन सा नियम काम करेगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। किस चीज़ का उदाहरण है, मतलब कौन सा उदाहरण है? न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय या तृतीय। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया ये, तो वो तीसरा होता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जब मैंने दीवार में गेंद मारी और फिर वो वापस मेरे पास ही आ रही है, तो कौन सा नियम हो गया? तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा और न्यूट्रॉन होते हैं, केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे याद रख लो, परमाणु के नाभिक के अंदर Pn होता है। P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन, Pn। तो क्या हो जाएगा? B। 23 का क्या हो जाएगा? B आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई है ऊष्मा की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की गति की, रेडियो तरंगों की। तो ये किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? डेसिबल से। किससे? डेसिबल। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। तो क्या है? परावर्तन। व्याख्या देखेंगे। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। जब वापस आती है आवाज़, तो प्रतिध्वनि ध्वनि का क्या है? परावर्तन। अब है, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी। अब इसमें विकल्प चांदी दिया तो चांदी होगा, अगर चांदी नहीं होता तो कौन सा होता? तो तांबा हो जाता। ठीक है, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? चांदी है। कौन सा है? ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम निम्नानुसार है। चांदी का सबसे बढ़िया है, फिर तांबा है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है। तो ये सब क्या हैं? लेकिन हैं सब क्या? ये सुचालक। सबसे बढ़िया कौन है? चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन,
नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। आप लोग इन्हें वन लाइनर में मतलब जैसे नोट बनाते हैं ना, तो लिख लिया करो ऐसे, सौर ऊर्जा का स्रोत है, फिर इसके आगे लिख लो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक है। बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, या किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। तो बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी। क्या हो जाएगा? डी। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उपरोक्त सभी। तो ये सारे टेस्ट होते हैं झूठ पकड़ने के लिए, ठीक है। नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ भी। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का क्या नाम है? वाट, ओम, हॉर्स या कैलोरी? तो कैलोरी होती है, कितनी कैलोरी खा ली आपने, कितनी कैलोरी बर्न कर ली, ठीक है। इसकी व्याख्या देखेंगे। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या है? हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा है? इनसैट ए, अर्ली बर्ड, टेलस्टार 1 और मोलिनिया 1। तो इसका क्या हो जाएगा? टेलस्टार 1। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? टेलस्टार 1। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? पानी में, बर्फ में, वायु में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होती है ध्वनि की गति सर्वाधिक? बर्फ में। किसमें होती है? बर्फ में। उत्तर की अनुसार यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, उत्तर जो दिए हुए हैं कि पानी, बर्फ, वायु, बर्फ में, तो इन तीनों में किसमें? बर्फ में। इसकी व्याख्या देखेंगे। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, वो कि कौन सा माध्यम है, ये बात देखी जाएगी पहले कि माध्यम क्या है। किसमें? ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। अब देखो, एल्यूमिनियम में सर्वाधिक है 6420, कांच में 5640, लोहा में 5130, समुद्री जल में 1533, पानी में 1493 और बर्फ में 4000। वायु में कितनी होती है? तो 332। कितनी? 332। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। वायु में कितनी है? 332 और निर्वात में 0। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? प्लानोमीटर, क्रोनोमीटर, माइक्रोमीटर या ओपीसोमीटर? तो क्या हो जाएगा इसका? ओपीसोमीटर। 33 का क्या हो जाएगा? डी। ओपीसोमीटर जो होता है वो मानचित्र पर दूरी नापने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ओपीसोमीटर। वैसे आशा करता हूँ ये सीरीज़ और ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। यूपी पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है, पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग, तो पहला विकल्प है उपग्रह का वेग, उपग्रह का। दूसरा विकल्प है वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। तीसरा है वह ध्वनि के वेग के बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। तो पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह वेग होता है, पलायन वेग वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो पलायन का इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पहले इसकी व्याख्या देख लो कि वो जो वेग होता है वो कितना होना चाहिए। पलायन में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो कौन से 11.2। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है वायुमंडल में? नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। अगर ये पूछ लेता है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन, हीलियम, मीथेन। इतनी गैसें पाई जाती हैं किसमें? वायुमंडल में। लेकिन क्लोरीन नहीं पाई जाती है, ठीक है। अभी बताया था
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो चारों याद रखो ही रखो, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियन, हीलियम, बोजोन, हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें उत्तर नहीं दिया है, हाई गेज इसका उत्तर होगा हाई गेज। क्या होगा? हाई गेज। ऐसे देख लेंगे, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत और इक्वल में लिख लेंगे हाई गेज ने प्रतिपादित किया था। किसने? हाई गेज ने। और कब किया था? तो 1678 में। कब किया था? 1678 में। कौन सा भारी जल है? तो ड्यूटेरियम भारी जल होता है। ड्यूटेरियम कैसा जल है? भारी जल है। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए। 37 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जब व्याख्या देखेंगे, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका क्या नाम था? अप्सरा, जर्लिना, स्पुतनिक, आर्यभट्ट। तो उसका नाम था अप्सरा। क्या था नाम? अप्सरा। 39 का क्या हो जाएगा? ए। 39 का क्या हो जाएगा? निम्न में वायुदाब नापने वाला उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर। तो वायुदाब को नापने वाला है बैरोमीटर। वायुदाब कौन नापता है? बैरोमीटर। 40 का क्या हो जाएगा? बी। 40 का क्या हो जाएगा? व्याख्या देखते हैं, वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। क्रोनोमीटर क्या है? जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए। अमीटर द्वारा विद्युत धारा, अमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। और एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पवन का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। अब पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, मतलब यूपी पुलिस और यूपीएसआई की, उसमें इस तरीके के फिजिक्स से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे बायो। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, वो है बायो। वो क्या है? बायो। बायो से ही मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको ये भी है, ये नहीं कि बायो ही बायो पढ़ेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स में कम से कम प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व है, आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। 11th 12th में पढ़ा होगा ऑफ वाउ का नियम। कौन सा था? ऑफ वाउ का नियम। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ब्यूप्रोपियन, मेरक्लाइन, एफड्रीन और कैफीन। तो क्या पाया जाता है चाय में पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है? कैफीन। तो 42 का क्या हो जाएगा? डी। और तम्बाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तम्बाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। पूछ सकता है पेपर में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? इनमें से कौन सी गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। उत्तर हो जाएगा 43 का बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? सेफेलेराइट, बोरनाइट, स्फटिक, चोकोसाइट। तो स्फेलेराइट किसका अयस्क है? जिंक का। स्फेलेराइट। तो 44 का क्या हो जाएगा? ए। 44 का क्या हो जाएगा? ए। जिंक का अयस्क है स्फेलेराइट। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी हेलोन। तो इसका क्या हो जाएगा? अग्निशमन अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक है वो है हेलोन। क्या है? हेलोन। ठीक है,
हेलोन। ये अक्रिय गैसों में भी आता है। अगला प्रश्न है 46, निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? निष्कर्षण बोतल बनाने में कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है? पहला है पॉलीप्रोपाइलिन, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टीरीन, ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? निष्कर्षण बोतल बनाने के लिए। तो 46 का क्या हो जाएगा? डी। 46 का क्या हो जाएगा? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, पीईटी, मेलामाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी या स्पेक्ट्रा। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्पेक्ट्रा। क्या हो जाएगा 47 का? डी, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा याद रखेंगे। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रा। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया? भू प्रयोग, डबल लिस्ट प्रयोग, ऑयल ड्रॉप प्रयोग या गोल्ड फॉयल प्रयोग। तो रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया था? गोल्ड फॉयल प्रयोग। 48 का क्या हो जाएगा? डी, गोल्ड फॉयल प्रयोग। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथिन, डीडीटी, एल्ड्रिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में बीएचसी, और पैराकीट। तो इनमें कृत्रिम कीटनाशक कौन सा नहीं है? इसका हो जाएगा डी, पैराकीट। बाकी तीनों जो हैं ऊपर वाले वो कैसे हैं? कृत्रिम कीटनाशक हैं। इनमें से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लेगा कौन सा कृत्रिम कीटनाशक है, तो ये तीनों भी याद रखोगे। डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोइथेन और एल्ड्रिन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये कैसे हैं? कृत्रिम कीटनाशक हैं। अगला प्रश्न है उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किससे प्राप्त किया जाता है? उच्च शुद्धता का, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्र परिशोधन से। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन से प्राप्त किया जाता है। 50 का क्या हो जाएगा? बी। 50 का उत्तर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? धातु नहीं है, अधातु है, जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा, ब्रोमीन, सोडियम, हीलियम। तो कौन सा है? ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, अधातु है। कौन सा अधातु है? ब्रोमीन। तो 51 का क्या हो जाएगा? बी। 51 का क्या हो जाएगा? बी। अब जैसे इसमें बोला एक अधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु की बात करता है कि धातु कौन सी ऐसी धातु है जिसका तापमान द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा हो जाता। धातु पूछेगा तो पारा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो किसकी सबसे कम होती है परमाणु त्रिज्या? क्लोरीन की। किसकी कम होती है? क्लोरीन की। तो 52 का क्या हो जाएगा? बी। 52 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है CH3COO CH2 CH3 का सूत्र क्या है? ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथेनोइट, एथिल एथेनोइट और प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एथिल एथेनोइट। CH3COO CH2 CH3। अब आप सोच रहे हैं ये याद कैसे होंगे? तो ये याद तभी होंगे जब आप इन्हें एक बार लिखोगे, ठीक है, और 4-6 बार जब रिवीजन करोगे तब ये ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा आप उसे सॉल्व कर लोगे। बेशक आपको लगेगा कि याद नहीं है, लेकिन जब पेपर में होगा प्रश्न, एग्ज़ाम हॉल में तुम आप बैठे होगे तो वो सही पे ही टिक लगेगा। इसलिए जो प्रश्न नहीं आता है उसे एक बार लिखो और 2-4 बार उसे रिवीजन कर लो। ठीक है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? सोने में गुलाब सोना, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबे की मिश्र धातु होती है। क्या? तांबा। तो 54 का क्या हो जाएगा? ना प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। तो तांबा हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है, तांबा। अगला प्रश्न है मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? किस बहुलक को प्राप्त करते हैं इससे? मोनोमर कैप्रोलैक्टम। इससे प्राप्त करते हैं टेफ्लॉन को या नायलॉन को या बेकेलाइट को या केवलर को। तो मोनोमर कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 को प्राप्त किया जाता है। नायलॉन
अब नायलॉन क्या है? एक बहुलक है। नायलॉन क्या है? एक बहुलक। 56 CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? एप्सम नामक, जिप्सम, गंधक, क्वार्ट्ज। तो इसका क्या हो जाएगा? जिप्सम। याद रख लो इसे, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखो, फिटकरी का फॉर्मूला याद रखो, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो कौन काय की पतली परत होती है? क्रोमियम की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की या निकल की? तो वो होती है जस्ता की। किसकी? गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात पर जस्ता की पतली परत का चढ़ाना या आवरण करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन 60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें 12 पंचभुज, 15 पंचभुज, 17 षटभुज, 18 पंचभुज, 15 षटभुज, या फिर 12 पंचभुज और 20 षटभुज, या 20 पंचभुज 12 षटभुज। तो इसका उत्तर हो जाएगा 58 का सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। कार्बन 60 के एक अणु में कितने होंगे? 12 पंचभुज और 20 षटभुज। इसकी व्याख्या देख लेंगे। C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अगर ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन सा कोयला नहीं है, क्योंकि लोहा भी होता है 4 प्रकार का और 4 प्रकार का ही कोयला होता है। तो ये जो चारों प्रकार है ना, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ये कोयला के प्रकार हैं। लेमोनाइट, ठीक है, सिडेराइट, ये सब होते हैं किसके? ये होते हैं लोहे के। तो इनमें ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कोयला है या कौन सा लोहा है। वैसे तो इसमें प्रश्न ये है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, तो आपको याद रखना है एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत और कम नमी एवं वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थिति होती है। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे रद्दी किस्म का या सबसे बेकार जो चौथे क्रम का कौन सा है? लिग्नाइट। कौन सा है? 60 प्रश्न है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं: पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा इसका? पॉलीप्रोपोलीन। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलीप्रोपोलीन। 60 का क्या हो जाएगा? बी। 60 का क्या हो जाएगा? बी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ या थोरियम? तो काहे का है? थोरियम का। किसका है भंडार मौजूद है? विश्व का सबसे बड़ा भंडार अपने यहाँ मौजूद है, वो किसका है? थोरियम का। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अनुमापन, अपकेंद्रिता, क्लोरीनीकरण या बर्ड लेखन? तो इसका क्या हो जाएगा? 62 का डी, बर्ड लेखन। क्या हो जाएगा? डी, बर्ड लेखन। अगला प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर, एड्रिन, लवण जल, इनमें से कोई नहीं। तो चींटियों के हमले से फसल की सुरक्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपूर का। किसका? कपूर का। 63 का क्या हो जाएगा? ए। 63। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आणविक ऑक्सीजन? तो क्या हो जाएगा? 64 का डी, आणविक ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? आणविक ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? एक बार जो बन गया कोई भी आइटम, फिर उसके बाद में उसे नरम नहीं कर सकते, तो उस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 65 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, क्लोरीन?
तो देखो जो क्लोरीन है वो निष्क्रिय गैस में नहीं आती है, लेकिन क्रिप्टॉन, जेनॉन और आर्गन ये कैसी गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें। इनसे प्रश्न बन जाता है, निष्क्रिय गैसें याद रखना है, ठीक है, निष्क्रिय गैसों को याद रखेंगे आप। अब पेन कॉपी उठा के देखो, ये जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये निष्क्रिय गैस कहते हैं या अक्रिय गैसें कहते हैं। तो आप लिखोगे इसमें अक्रिय गैस बराबर हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 6 होती हैं टोटल, 6 अक्रिय गैसें हैं। याद कर लो, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछेगा, मान लो 3 सादा और 1 अक्रिय गैस दे दी तब भी ढूंढ लोगे, या फिर अभी की तरह प्रश्न दे दिया फिर भी कर ले जाओगे, ठीक है। तो अक्रिय गैसें याद रखोगे। और इसमें एक और नोट कर लेना, रेडॉन गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो पूछ लेगा कौन सी गैस नहीं पाई जाती वायुमंडल में, तो रेडॉन। कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन। अगला प्रश्न है, साधारण नमक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो 67 का क्या हो जाएगा? बी। 67 का क्या हो जाएगा? बी। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। और ये जो कुकिंग गैस होती है वो कैसी होती है? गंधहीन होती है। लेकिन अगर इसका रिसाव हो और गंधहीन होगी तो गंध तो लगेगी नहीं, तो मिथाइल मरकैप्टाइन इस के अंदर डाल दें, ताकि अगर ये रिसाव होता है इसका, ये निकलती है, तो कम से कम इसकी सुगंध से पता चल जाए कि हाँ गैस निकल रही है। तो अगर पूछ ले कि कौन सी गैस मतलब डाला जाता है, उसमें क्या कौन सी गैस डाली जाती है, तो मिथाइल मरकैप्टाइन। कौन सी है? मिथाइल मरकैप्टाइन। और गैस ये कैसी कुकिंग गैस किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। व्याख्या देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी बताता हूँ। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रव पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, ठीक है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो एक प्रश्न ये बन जाएगा, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में होती है। किसका मिश्रण होता है इसमें? प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनेगा कि उसमें क्या होता है, ये मैंने बताया था दुर्गंध युक्त होती है, तो लेकिन इसका रिसाव पहचाना जा सके उसके लिए इसमें मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन के होता है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचान की जा सके, ठीक है। तो 4 तरीके के प्रश्न बनेंगे, इससे याद रखोगे आप इसे। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। तो किसका किया था अल्फ्रेड नोबल ने? डायनामाइट का। इम्पोर्टेंट है डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजोत, गुग्गल, रोसा घास। तो जेट्रोफा या रतनजोत कैसा पौधा है? बायोडीजल पौधा है। कैसा पौधा है? बायोडीजल। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है? एल्यूमिनियम आयन, मीथेन, ओजोन या फास्फोरस। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। 71 का क्या हो जाएगा? सी। 71 का क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता की, जस्ता और लोहा की, या तांबा और लोहा की। तो पीतल किस से मिलकर बना है? तांबा और जस्ता से। किससे? पीतल का ताज, इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ता से तांबा हो जाएगा, प्लस जा से जस्ता हो जाएगा, और पीतल का ताज। तो ता से तांबा, जा से जस्ता, ऐसे याद हो जाएगा। पीतल का ताज, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सोडियम को किस में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी में, निर्वात में। तो सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। 73 का क्या हो जाएगा? ए। 73 का क्या हो जाएगा? फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होगी फलों को पकाने के लिए? एथिलीन। कौन सी हो जाएगी? एथिलीन। 74 का क्या हो जाएगा? बी। 74 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, सोने के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? अभी पहले ही पूछा गया था, चांदी को, तांबा को, लोहा को, जस्ता को। तो किसको? तांबा को। सोने के साथ किसको मिलाया जाता है? तांबा को। शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 260, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? यूरेनियम 235 में। किस में? 235 में। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? कुएं का पानी या कोई भी पानी हो जिसे हमें शुद्ध करना है, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन।
क्या प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस याद रखेंगे। पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? तो क्लोरीन। कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? क्लोरीन। व्याख्या देखेंगे। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। 78 है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होता है? 75%। कितना होता है? 75। और 24 कैरेट में कितना होता है? 100%। 24 कैरेट में कितना होता है? 100। आज अपने यूपी पुलिस में जो प्रश्न बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे गए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे कि बायो से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बायो में प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आएगी आपकी बायो की क्लास। ठीक, और हिंदी की सीरीज चल रही है। हिंदी में भी वही सब प्रश्न कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक वाइज अपना सिलेबस के हिसाब से तैयार करते चलिए। परीक्षा कभी भी हो सकती है। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब डेट आ जाएगी उसके बाद तैयारी करेंगे, तो वो उन लोगों से बहुत पीछे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी से लगे रहिए। भर्ती बहुत अच्छी है। 60,000 भर्ती अभी तक नहीं आई है। ठीक है, नैया पार हो जाएगी, बस लगे रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।